ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज विज्ञान कक्षा 10 के परीक्षा में प्रश्न पत्र किस प्रकार हल करना है, आपकी सहायता हेतु सैंपल पेपर को सॉल्व किया जा रहा है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, जिससे आपको यह सैंपल पेपर आपको आसान लगे। तो आज इसमें सैंपल पेपर फर्स्ट चलेगा और फर्स्ट सैंपल पेपर में आज भौतिक विज्ञान के सभी प्रश्न को हल करके बताया जाएगा। कल रसायन विज्ञान के सभी प्रश्न को हल करके बताया जाएगा। इसलिए क्रमशः आप लोग वीडियो को देखते रहिए, जिससे क्या है पेपर आपको आसान हो जाए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। तो उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु को वास्तविक और उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया है लेंस के फोकस पर, लेंस से 2f दूरी पर, लेंस से f तथा 2f के बीच और 2f से अनंत के बीच। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लेंस से f तथा 2f के बीच में रखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, लघुपथन के समय परिपथ में वैद्युत धारा का मान। लघुपथन के समय वैद्युत धारा का मान क्या होता है? शून्य हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब लघुपथन के समय परिपथ में वैद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे, स्थिर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पे लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। आपका स्थिर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आपका ध्रुव के बीच में धारावाही चालक के बीच में लगने वाला बल का किसके नियम पर आधारित है? पहला दिया मैक्सवेल, आपका कार्क स्क्रू नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तीसरा जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और चौथा जो है ओम का नियम। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन है? पवन ऊर्जा, कोयला, सौर ऊर्जा, जल विद्युत। तो इसमें आपका जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन होगा? तो कोयला। याद रखिएगा, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला है। अब अगला क्वेश्चन है 2 का क, एक प्रकाश किरण एम, आपका एक प्रकाश किरण आपका एम अवतल दर्पण पर आपका आपतित होती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया है, चित्र को पूरा करके उसमें निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। इसमें पूछा जा रहा है इसमें आपतन कोण कहाँ पे बनेगा और परावर्तन कोण इसमें कहाँ पे बनेगा। तब यहाँ से जब यह प्रकाश की किरण इसके एम पे आपका है और जब ये चिकने तल पे टकराती है तो यह फोकस से होते हुए ऐसे आपको फोकस से होते हुए निकल जाएगी। और जब ये फोकस से निकल जाएगी तो उसके बाद से यहाँ से इसको मिला लेंगे, आपको डाट डाट करके इसको मिला लिया जाएगा। अब यहाँ से इसको मिला लेंगे तो यह बीच का जो कोण होगा, यहाँ से लेकर के यह कोण आपतन कोण हो जाएगा और यह कोण जो होगा आपका क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण हो जाएगा। अब इसमें आपतन कोण क्या होगा? तो आपतन कोण याद रखिएगा आपका AMC कौन हो जाएगा? आपका AMC आपतन कोण हो जाएगा। और दूसरा हमारा परावर्तन कोण क्या हो जाएगा इसमें? तो आपको यहाँ से बोल सकते हैं आपका यहाँ पे C आपका M और F, जो ये कौन कोण है? तो परावर्तन कोण है। बीच का यह आपतन कोण को I से प्रदर्शित करेंगे और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। तो इस चित्र में बनाना था कि इसमें आपतन कोण कौन है, परावर्तन कोण कौन है। तो समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे आपका 2 का ख। 2 का ख क्वेश्चन है, बहुत आईएमपी भी क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रकाश के प्रकीर्णन, याद रखेंगे आपका प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर ध्यान से सुनेंगे। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें सूक्ष्म धूल या धुएं के कण तथा वायु के अणु विद्यमान हो, इन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो याद रखिए प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो कैसे बोला जाएगा? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में गुजरता है जिसमें आपके सूक्ष्म आपका धूल होते हैं, कण होते हैं, उसमें जो अणु विद्यमान होते हैं, इन कणों के द्वारा प्रकाश के कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाते हैं, उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत का नाम लिखिए। तो ऊर्जा का विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं? तो ऊर्जा का विभिन्न स्रोत होता है, पहला आपका होता है पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत में कौन आएगा? पहला हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत ऊर्जा,
तीसरा जो हो जाएगा तापीय विद्युत ऊर्जा, चौथा हो जाएगा जैव मात्रा या बायो गैस हो जाएगा, और पांचवा इसमें हो जाएगा पवन ऊर्जा। तो इसमें पारंपरिक स्रोत में कौन कौन ऊर्जा हो गया समझ में आया? जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत ऊर्जा, तापीय वैद्युत ऊर्जा, जैव मात्रा या बायोगैस, पवन ऊर्जा। अब पारंपरिक आपका गैर पारंपरिक स्रोत में कौन कौन आते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, और इसमें हो जाएगा आपका ज्वारी ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय आपका तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। तो समझ में आ गया होगा कि जो हमारा पारंपरिक स्रोत और गैर आपका पारंपरिक स्रोत में कौन कौन से ऊर्जा होते हैं। ये ऊर्जा का विभिन्न स्रोत था। इसे अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन तो और आईएमपी क्वेश्चन आ गया। यह क्वेश्चन है आपका है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखो। क्वेश्चन आपका है 3 का क क्वेश्चन अब आ गया कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में आपका अंतर बताना है। तो अब लिखेंगे आपका प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर क्या है। तो आप कॉलम बना लेंगे प्रत्यावर्ती धारा और एक और बनाएंगे आपका दिष्ट धारा। तो आप प्रत्यावर्ती धारा में क्या लिखेंगे? पहला में धारा को ट्रांसफार्मर द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने पर ऊर्जा ह्रास तथा लागत बहुत कम होता है। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? जब धारा को ट्रांसफार्मर द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भेजते हैं तो ऊर्जा जो ह्रास होता है और उसका लागत होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। और इसमें जो होता है दिष्ट धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने में ऊर्जा ह्रास तथा लागत बहुत क्या होता है? अधिक होता है। इसमें ऊर्जा ह्रास आपका तथा लागत क्या है? बहुत अधिक होता है, लेकिन यहाँ बहुत क्या है? कम होता है। तो पहला अंतर समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा अंतर जानेंगे। अब दूसरा जो अंतर है, चोक कुंडली द्वारा कम ऊर्जा ह्रास पर नियंत्रित किया जा सकता है। तो यह प्रत्यावर्ती धारा में लिखेंगे चोक कुंडली द्वारा कम ऊर्जा ह्रास पर नियंत्रित किया जा सकता है। और इसमें दूसरा हो जाएगा ओमी प्रतिरोध द्वारा अधिक ऊर्जा ह्रास पर नियंत्रित किया जा सकता है। तो यह दोनों अंतर समझ में आ रहा होगा। और तीसरा जो अंतर होगा प्रत्यावर्ती धारा में, तो कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा वाले यंत्र अधिक मजबूत एवं सुविधाजनक होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा वाले जो यंत्र होते हैं अधिक मजबूत होते हैं और क्या होते हैं? सुविधाजनक होते हैं। और दिष्ट धारा वाले यंत्र जो होते हैं कमजोर एवं कम टिकाऊ होते हैं। याद रखेंगे, दिष्ट धारा वाले यंत्र जो होते हैं क्या होते हैं? कमजोर होते हैं और कम टिकाऊ वाले होते हैं। तो चौथा हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को किसमें? दिष्ट धारा में बदला जा सकता है। अदिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में नहीं बदला जा सकता है। कितना आसान अंतर है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जा सकता है और दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में नहीं बदला जा सकता है। अगला अंतर लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा को उचित वोल्टेज की धारा में बदला जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को उचित वोल्टेज के धारा में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। लेकिन आपको याद रखेंगे दिष्ट धारा में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। आपका जो उचित वोल्टेज में जो बदला जा रहा है तो इसमें आपका वोल्टेज में नहीं बदला जा सकता है। आपका छठवां अंतर हो जाएगा करंट लगने पर कम हानि पहुंचाती है। क्योंकि देखिए प्रत्यावर्ती धारा है, अगर करंट लग जाए तो समझिए कम हानि पहुंचाएगी। इसमें जो होता है जब करंट लग जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचता है। तो करंट लगने प्रत्यावर्ती धारा तुलना में अधिक हानि पहुंचाती है। तो समझ में आ गया होगा कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर क्या है। अब इसका अथवा याद रखेंगे आपका घरों के वायरिंग में निम्न की उपयोगिता बताइए। तो घरों में वायरिंग का इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे आप मीटर, तो मीटर का उपयोग कहाँ करेंगे? तो इसका उत्तर होगा मीटर वैद्युत मीटर द्वारा कारखानों तथा घरों में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा को सीधे यूनिट आपका WH में मापा जाता है। मीटर जो लगाते हैं आपका तो किलोवाट आपको हर्स बोला जाएगा। हाँ, आपका किलोवाट घंटा इसको बोलेंगे। आपका kWh का मतलब किलो वाट और इसको कहेंगे घंटा में मापा जाता है। विद्युत उत्पादन गृह से आने वाले तारों को संबंध सर्वप्रथम किस में होता है? मीटर से ही किया जाता है। तो घरों में जब वायरिंग होती है तो मीटर को क्या होता है? तो मीटर इसलिए लगाया जाता है कि घर में कितनी बिजली हमारा व्यय हुआ है, यह मीटर जो होता है यूनिट में माप निकाल करके बताता है कि हमारे घर में कितने यूनिट जो है ऊर्जा व्यय हुआ है।
तो मीटर का कहाँ उपयोग होता है समझ में आ गया होगा कि वैद्युत मीटर द्वारा कारखानों अथवा घरों में जो व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा होता है उसे सीधे किससे जुड़े रहते हैं, यूनिट से जोड़ते हैं, या किलोवाट घंटा इसको बोला जा सकता है। दूसरा जो है वितरण बॉक्स। अब वितरण बॉक्स लगाया जाता है आपके घर में, जो कई आपका बटन वाले देखे होंगे ऑन ऑफ करने वाले आपका वितरण बॉक्स होता है। एक बटन दाबेंगे तो पंखा चलेगा, एक बटन दाबेंगे तो बल्ब जलेगा। तो यह क्या है, वितरण बॉक्स होते हैं। अलग अलग उसका स्विच लगाया जाता है और उस स्विच को जैसे हमने ऑन किए आपका फैन को, तो फैन आपको नचने लगेगा, फैन आपको बल्ब को फैन आपको स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब जलने लगेगा। तो ये सब हमारा कौन सा है, वितरण बॉक्स इसको कहा जाता है। तो अब यहाँ लिखा है इसका वितरण बॉक्स में कि मुख्य स्विच से आने वाली दोनों तारों को वितरण बॉक्स में ले जाया जाता है। वितरण बॉक्स में धातु की दो मोटी छड़ें लगी होती हैं। इसमें पेंच द्वारा मुख्य लाइन के दोनों तारों को क्या कर देते हैं, उसमें जोड़ दिया जाता है। इन छड़ों में कई आपका ब्रांच लाइनें लगाई जाती है जो घर के अलग अलग कमरे में जाती हैं। प्रत्येक आपका ब्रांच लाइन को गर्म तार में से एक फ्यूज लगा दिया जाता है। उसमें जो वितरण बॉक्स होते हैं उस वितरण बॉक्स में तो वितरण बॉक्स समझ में आ गया होगा कि वितरण बॉक्स का प्रयोग कहाँ करते हैं। जो अब वितरण बॉक्स में याद रखिएगा इसमें एक फ्यूज लगाया जाता है जिससे आपका घरों का जो हमारा जो विद्युत संबंधित वस्तुएं रहते हैं जो भी वो हमारा क्या रहता है, बचत करता है। तीसरा जो है आपका भूसंपर्कन। आपका भूसंपर्कन क्या है, तो लिखेंगे आपका भूसंपर्कन घरेलू वैद्युत उपकरण, हीटर, टेबल लैंप, प्रेस, टोस्टर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज आदि के आवरण धातु के बने होते हैं। कभी कभी इनके भीतर की वायरिंग विद्युत रोधक खराब हो जाने के कारण इनके आवरण को स्पर्श में आ जाती हैं। इस अवस्था में यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी के संपर्क में होता है तो उनके आवरण से छू जाने पर विद्युत का भारी झटका लगता है। याद रखेंगे जब जैसे आप मान लीजिए प्रेस कर रहे हैं और आप प्रेस करते वक्त और आप जो है पैर में चप्पल नहीं पहने रहते हैं और प्रेस के जो हमारा इस्त्री से हम कपड़ा इस्त्री जब करते हैं और अचानक आपको हाथ उस पर लग जाता है तो आपका जो पैर पृथ्वी के संपर्क में रहता है तो उस समय आपको क्या होता है, झटका लगता है। इस प्रकार की दुर्घटना बचाने के लिए विद्युत उपकरण के तांबे के तार द्वारा भूसंपर्कित कर देते हैं। इससे वैद्युत धारा को पृथ्वी में जाने के लिए बहुत कम प्रतिरोध का विद्युत परिपथ मिल जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है आपका भूसंपर्कण में एक तांबे का जो तार से द्वारा जोड़ दिया जाता है तो जो हमारे भूमि के अंदर जो धारा जाएगा उसका प्रतिरोध क्या रहता है, कम रहता है, जिससे आपको झटका लगेगा तो आपको कम झटका लगता है। तो समझ में आ गया होगा मीटर, वितरण बॉक्स और भूसंपर्कण क्या है। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आ गया। पवन ऊर्जा क्या है, पवन चक्की का वह पवन चक्की के बारे में आपको बताना है, इसका दो उपयोग भी लिखना है। तो पवन ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका उत्तर ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा। तो लिखा जाएगा आपका बहती हुई वायु को पवन कहते हैं। बहती हुई जो वायु होता है उसे क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। पवन में गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा होती है। पवन में गति के कारण क्या होती है, उसमें गतिज ऊर्जा होती है। पवन को इसी ऊर्जा का उपयोग नाव को पानी में चलाने के लिए तथा पवन को चक्की चलाने में किया जाता है। तो पवन ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं, नाव को पानी में चलाने के लिए तथा पवन को चक्की चलाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो समझ में आ रहा होगा पवन चक्की का सिद्धांत क्या है। तो याद रखेंगे आपका पवन चक्की का सिद्धांत क्या है, खुली वायु में रखे बिजली के पंखे के ब्लेड तेज वायु चलने पर घूमने लगती है। इसी कारण बिजली के पंखे के बड़े बड़े ब्लेडों पर जब वायु टकराती है तो वायु की गतिज ऊर्जा ब्लेडों को घुमाने में किए गए कार्य को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। पवन चक्की का सिद्धांत क्या है, तो पवन चक्की देखिए यहाँ बनाया गया है या क्रमशः नाचता है, यहाँ से लेकर के आपका जो भी आपका यहाँ पर यह आपका पीसने वाला मशीन है, इस चक्की को घुमाएगा
नचेगा, यह नचेगा इसके माध्यम से घिरनी जैसे आपको एक दूसरे का आपका जो आपका बना हुआ दांते लगे हुए हैं, एक दूसरे को नाचते रहते हैं और उसके माध्यम से चक्की आपका क्या होता है आपका माध्यम, इसमें अनाज है, देखिए अनाज के माध्यम से इसमें जब जाएगा तो इसमें पीसा जा सकता है। तो पवन चक्की के माध्यम से आपको किसी भी अनाज को यहाँ चक्की के माध्यम से पीस सकते हैं। तो पवन चक्की का आप समझ में आ गया, पवन चक्की किसे कहते हैं और पवन चक्की का सिद्धांत क्या है। पवन ऊर्जा का उपयोग, पवन ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो पवन ऊर्जा का उपयोग पाल नावों को चलाने में किया जाता है। पवन ऊर्जा का उपयोग कहाँ करेंगे, पाल नावों में चलाने में किया जाता है। दूसरा जो लिखेंगे आपका, पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा आटा पीसने एवं जल पंपों चलाने में किया जाता है। तीसरा जो जाएगा, पवन ऊर्जा का उपयोग जो ग्लाइडर बिना इंजन का हवाई जहाज को उड़ाने में किया जाता है। पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में भी किया जाने लगा है। तो समझ में आ गया होगा कि पवन ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग कहाँ करेंगे, तो नावों को चलाने में किया जाएगा और पवन चक्की। अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज की क्या उपयोगिता है। विद्युत फ्यूज का तार समान तार से कैसे भिन्न है। एमसीबी को विद्युत फ्यूज पर वरीयता क्यों दी जाती है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, हमेशा ही परीक्षा में पूछा जाता है कि वैद्युत फ्यूज क्या है। तो वैद्युत फ्यूज के बारे में पहले जानेंगे। तो वैद्युत फ्यूज किसे कहते हैं, जब घरों में जो वायरिंग होती है तो जो परिपथ होता है उस परिपथ में फ्यूज तार लगाया जाता है। फ्यूज तार इसलिए लगाया जाता है कि घर के जो भी हमारी सामग्री हैं, जैसे वैद्युत बल्ब है, हीटर है, पंखा है, जो भी है वह सुरक्षित रहता है, इसलिए फ्यूज को लगाया जाता है। इसके लिए उत्तर हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे आपका, कभी कभी याद रखें, कभी कभी घरों अथवा प्रतिष्ठानों में बिजली के दोनों तार आपस में मिल जाते हैं जिससे वैद्युत परिपथ में लघुपथन हो जाता है। जब कभी कभी घर में आपका जैसे घर में बिजली का जो भी तार लगाए जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है जब दोनों तार एक ही में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, तो वह क्या होता है, लघुपथन हो जाता है, जिसके परिपथ क्या होता है, जल जाता है। लेकिन लघुपथन हो जाता है, फलस्वरूप परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाने से धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है और इससे इतनी विद्युत ऊष्मा उत्पन्न होती है कि विद्युत उपकरण जल जाने का भय हो जाता है। इस प्रकार से खतरों से बचने के लिए विभिन्न परिपथों के वायरिंग में फ्यूज लगाए जाते हैं। तो फ्यूज क्यों लगाते हैं, समझ में आ गया होगा कि फ्यूज लगाते क्यों हैं। तो फ्यूज इसलिए लगाए जाते हैं कि घर के जो भी परिपथ रहेंगे वह सुरक्षित रहते हैं, इसलिए फ्यूज तार को लगाया जाता है। अब याद रखेंगे, फ्यूज जो होते हैं, फ्यूज वायर किसका बना होता है, बहुत आईएमपी है। कई बार कंपटीशन में जब बैठेंगे एग्जाम देंगे तो कई बार पूछा जाता है कि फ्यूज जो तार होता है किसका बना होता है। तो याद रखिए, फ्यूज जो तार होता है, वायर होता है, तांबा, टीन और शीशे की मिश्र धातु को बनाया जाता है। किसका बना होता है, तांबा, टीन और शीशे का मिश्र धातु बनाया जाता है जिसका प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। परिपथ में धारा का मान अधिक होने के कारण प्रतिरोध तार अधिक गर्म हो जाता है तथा गलनांक कम होने पर फ्यूज तार क्या होता है, पिघल जाता है और धारा क्या होता है, बंद हो जाती है। इसलिए घर में जो है फ्यूज तार को लगाया जाता है। तो समझ में आ गया होगा फ्यूज तार क्यों लगा। अब अगला इसमें क्वेश्चन था कि एमसीबी का विद्युत फ्यूज पे क्या आपका प्रयोग किया था, मैंने एमसीबी को विद्युत फ्यूज पर क्यों वरीयता दी जाती है। तो अब यहाँ पे जानेंगे कि एमसीबी का प्रयोग क्यों किया जाता है। वर्तमान समय में वैद्युत फ्यूज के स्थान पर एमसीबी मिनी सर्किट आपका ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। अब इस समय जो है एमसीबी का प्रयोग करते हैं। पहले जो था फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता था परिपथ में, लेकिन अब इस समय एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। अब लिखेंगे, विद्युत परिपथ में अलग अलग परिपथ में एमसीबी लगाई जाती है। जो वैद्युत परिपथ होते हैं अलग अलग परिपथ में एमसीबी लगाई जाती है। किसी भी परिपथ में लघुपथन होने पर संबंधित परिपथ की एमसीबी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। किसी भी अगर परिपथ में लघुपथन होता है, मैंने आपका उसमें जलने की संभावना होती है, तो तुरंत एमसीबी क्या होती है, डाउन हो जाती है, जिससे उस परिपथ में धारा का प्रवाह तुरंत क्या होता है, बंद हो जाता है। परिपथ के लघुपथन के कारण को दूर करके एमसीबी को ऑन कर दिया जाता है। फ्यूज तार में अगर फ्यूज तार अगर जल जाता है, पहले क्या था, पहले के जो परिपथ है उसमें फ्यूज तार लगाए जाते थे। जब फ्यूज तार जल जाते थे तो उसमें फ्यूज तार को हटाते थे, फिर दूसरा फ्यूज तार लगाते थे, लगा करके तब जोड़ते थे, तब उसमें समय ज़्यादा लगता था। और एमसीबी क्या होता है, जब आपको जल जाता है तुरंत छोटा सा आपका फैन लगा दिया जाता है, उसके अंदर जो होते हैं, जो उसको छोटा सा आपका लेड में जैसे रहता है उसको लगा देते हैं, तुरंत ऑन कर देते हैं। आपका ऑन आपको करने के लिए
तो एमसीबी जो होता है इसको ऑन और ऑफ करने के लिए ऐसे आपको ऊपर उठा देते हैं, फिर आपको बैठा दिया जाता है, ऑन ऑफ करने के लिए रहता है, तो तुरंत एक काम हो जाता है, इसमें समय की आपकी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन इसमें जो हमारा होता है तार, जो फ्यूज तार होते हैं, इसमें समय की आवश्यकता पड़ता है, इसलिए आजकल जो है एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे, बहुत आईएमपी क्वेश्चन ये भी है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कार्यविधि कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि को चित्र बनाकर स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो इसका उत्तर होगा प्रत्यावर्ती धारा डायनमो अर्थात जनित्र। आप प्रत्यावर्ती धारा डायनमो कहिए, जनित्र कहिए। तो प्रत्यावर्ती धारा डायनमो द्वारा प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जाती है। याद रखिए, प्रत्यावर्ती धारा जो डायनमो होता है, डायनमो द्वारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जाती है। और यह जो है यांत्रिक ऊर्जा, याद रखिए, यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में क्या होती है, परिवर्तित करता है। जो डायनमो प्रत्यावर्ती जो हमारा जो है आपका डायनमो जो क्या है, किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सिद्धांत क्या है आपका जनित्र, आपको जनित्र लिखेंगे आप, जनित्र का क्या सिद्धांत लिखेंगे, जनित्र की कार्यविधि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। जो जनित्र का कार्यविधि जो किस पे नियम पर आधारित होते हैं, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर आधारित होते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किए थे, तो आपको फैराडे ने प्रस्तुत किए थे। जब आपको ध्यान देंगे, जब आपका कोई कुंडली चुंबकीय फलक के क्षेत्र में घुमाई जाती है, तो कुंडली में से गुजरने वाला चुंबकीय फलक में लगातार क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है, जिससे उसमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उसमें एक धारा बहने लगती है। तो यही जनित्र का क्या कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। जब हम कुंडली को घुमाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में जब घुमाया जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके द्वारा उस कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और जिसके द्वारा उस कुंडली में क्या होती है, तुरंत धारा बहने लगती है। तो इस सिद्धांत जो है जनित्र का सिद्धांत कहलाता है। अब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के निम्नलिखित भाग, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के निम्नलिखित आपका भाग होते हैं। पहला याद रखेंगे आपका क्षेत्र चुम्बक होता है। क्या होता है आपका, क्षेत्र चुम्बक होता है। तो क्षेत्र चुम्बक क्या होता है, तो क्षेत्र चुम्बक यह शक्तिशाली वैद्युत चुम्बक होता है। इसके अंदर जो होते हैं शक्तिशाली चुम्बक लगे होते हैं, जिसकी कुंडली में दिष्ट धारा प्रवाहित करके चुम्बक बनाया जाता है। चुम्बक, क्षेत्र चुम्बक क्या होता है, इसके अंदर एक शक्तिशाली चुम्बक लगाया जाता है और जिसमें दिष्ट धारा जब प्रवाहित करते हैं तो जिससे चुम्बक बनाया जाता है। दूसरा जो होता है भाग इसका आर्मेचर होता है। आर्मेचर कहते हैं यह आयतकार कुंडली, आयत जैसे आपका रहता है। अभी आगे चित्र दिखाया जाएगा कि आयतकार कुंडली कैसा है आपका आर्मेचर। यह आयतकार कुंडली होती है जिसे कच्चे लोहे के क्रोड के प्रतिक्रिया तांबे के तार लपेटकर बनाया जाता है। इसे किससे बनाए जाते हैं, तो कच्चे लोहे के क्रोड के आपको तार लपेट कर बनाई जाती है। इस कुंडली के ध्रुव यन तथा यस के बीच तेजी से क्या होता है, घुमाया जाता है। आर्मेचर जो होता है ABCD होता है, चित्र में भी दिखाएंगे। अब इसमें जो होता है, जो इसमें चारों ओर इसके अंदर जो होते हैं ध्रुव के अंदर चारों से घूमते रहते हैं, जिसपे यन यस के बीच में क्या होता है, तेजी से घुमाया जाता है। आर्मेचर कुंडली को घुमाने के लिए हत्थे या स्टीम या टरबाइन या वाटर टरबाइन, पेट्रोल इंजन आदि का उपयोग किया जाता है। तो इसको आर्मेचर कुंडली को जब इसके अंदर जो घुमाया जाता है तो किसका किसका प्रयोग करते हैं, तो स्टीम का, टरबाइन का आपका, या आपका वाटर टरबाइन का, पेट्रोल इंजन का प्रयोग करते हैं, जिससे वो क्या होता है, घूमता रहता है। अब अगला भाग जानेंगे सर्पी वलय। सर्पी वलय में क्या है, कुंडली के तार के दोनों सिरे धातु के दो छल्ले S1 एवं S2 जुड़े रहते हैं तथा आर्मेचर के साथ वो क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, सर्पी वलय कहते हैं। यह परस्पर आपका परस्पर तथा धुरा दंड से पृथक्कृत रहते हैं। यह जुड़े, जिससे किससे आपको जुड़े रहते हैं, आपका सर्पी वलय जो होते हैं उसमें जो आपका S1 S2 आपको दो छल्ले होते हैं, उससे जुड़े होते हैं और आर्मेचर के साथ वो क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। और अगला जो भाग होता है ब्रूस होता है। ब्रूस क्या होता है, सर्पी वलय दो कार्बन के पतियों को स्पर्श करते रहते हैं, जिन्हें ब्रूस कहते हैं। चित्र में इन्होंने B1 B2 में दिखाया गया। आप चित्र में अब थोड़ा सा देख लिया जाएगा। तो चित्र क्या है आपका, चित्र देख लीजिए। यह जो है आपका चित्र दिखाया जा रहा है, आपका दिष्ट धारा आपका जनित्र है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें दो आपका क्षेत्र आपका दो शक्तिशाली चुम्बक लगा हुआ है। ABCD जो देख रहे हैं ये आर्मेचर कुंडली है। इसमें आपका सर्पी वलय लगा हुआ है। सर्पी वलय S1 आपका S2 है और यहाँ ब्रूस जो है आपका B1 और B2 लगा हुआ है। इसके अंदर ध्यान दीजिए B1 B2 आपको ब्रूस लगा हुआ है। आर्मेचर कुंडली ABCD है और ये क्षेत्र चुम्बक रहता है। और इसके अंदर जो आर्मेचर कुंडली जब इसके अंदर नाचता है तब जा करके इसके अंदर धारा उत्पन्न होता है।
तो समझ में आ रहा होगा सर्पी वलय कौन है। सर्पी वलय देखिए S1 इसके अंदर जो नाच रहा है किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आर्मेचर कुंडली के साथ जुड़ा है, S1 है, और यहाँ S2 है, और ये B1 है, और यहाँ कौन जी B2। B1 B2 क्या है, तो वह ब्रुश है, जिसके किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यह सर्पी वलय के साथ क्या है, जुड़ा है। तो अब यह समझ में आ गया होगा। चित्र को अपने कॉपी में बना लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। अब यहाँ जो हमारा है ब्रुश, जब जानेंगे ब्रुश क्या हमारा है। अब यहाँ लिखेंगे सर्पी वलय। सर्पी वलय 2 कार्बन के पतियों को स्पर्श करते रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ब्रुश कहते हैं। चित्र में इन्हें B1 B2 से चित्र में भी देखे हैं, उसे B1 B2 से आपको प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया गया है। यह ब्रुश स्थिर रहते हैं, यह ब्रुश जो होते हैं नचते नहीं है, वो अपने जगह पर स्थिर रहते हैं, तथा इनका संबंध उन्हें बाह्य परिपथ से कर देते हैं, जिन्हें वैद्युत धारा भेजनी होती है। अब इसकी कार्यविधि क्या है, अब इसकी कार्यविधि क्या है, माना कि कुंडली ABCD, जो अब अभी कुंडली नीचे देखें हैं ABCD, जो आर्मेचर है वह दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है, जिससे भुजा CD नीचे जा रही है, AB जो भुजा का होती है ऊपर जा रही है। जैसे मान लीजिए आपका ऐसे कुंडली आपका है, तो कुंडली क्या आपका ऐसे रहता है, तो कभी ऐसे कुंडली होगा, कभी आपका ऐसे कुंडली होगा, इसके अंदर कभी ऊपर यह होगा, फिर इसके यह ऊपर होगा, कभी यह होगा, ऐसे इसके अंदर कुंडली जो है हमेशा इसके अंदर नाचती रहती है, ऐसे एकदम क्रमशः बहुत तेजी से इसमें नाचती रहती है, या ऐसे आपको बहुत तेज इसके अंदर नाचती रहती है। तो समझ में आ रहा होगा। अब लिखेंगे आपका AB भुजा ऊपर की ओर जा रही है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार इस भुजाओं को धारा का दिशा चित्रानुसार होती है, अतः बाह्य परिपथ में धारा B2 में जाएगी तथा B1 में क्या होती है, वापस आएगी। जैसे ही कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति में गुजरेगी, AB नीचे की ओर जाने लगेगी तथा CD जो होता है कहाँ जाएंगी, ऊपर की ओर जाने लगेगी, तथा जिससे AB एवं CD धारा की दिशा पहले से विपरीत हो जाएगी। इस प्रकार के धारा प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, तथा डायनमो को प्रत्यावर्ती धारा डायनोमो कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। और इसे जो हमारा चित्र, इसे आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है। इस चित्र को देख लीजिए, डायनमो का जो हमारा दिशधार डायनमो है, इस चित्र को बना लेना है कॉपी में अपने, और कोई भी अगर दिक्कत होता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे कि मानव नेत्र, मनुष्य के आपका आँख के बारे में जानकारी रखेंगे। मनुष्य नेत्र का सचित्र। अब मनुष्य का जो चित्र बनाना है आँख का, मनुष्य के आँख का चित्र बनाना है, तथा नेत्र तथा रेटिना पर प्रतिबिंब बना आपका बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे जो है मानव नेत्र का जो है, नेत्र मतलब आँख का संपूर्ण भाग के बारे में जानकारी रखेंगे, और उसके पूरे भाग को, एक एक भाग को अच्छे से तैयार करेंगे। तो और अगर यहाँ उत्तर लिखेंगे, मानव नेत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है रीढ़ पटल होता है। क्या होता है, रीढ़ पटल होता है। अब यहाँ रीढ़ पटल में क्या लिखेंगे कि लिखेंगे आपका मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। मानव का जो आँख होता है वो खोखले गोले के क्या होता है, समान होता है, जो बाहर से एक रीढ़ और अपारदर्शी परत से क्या रहता है, ढका रहता है, जिसे रीढ़ पटल कहते हैं। अब यहाँ चित्र में देखेंगे तो रीढ़ पटल कौन है, देखिए आपका यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपका, ये बाहर से आपका जो देख रहे हैं चारों ओर से आपका रीढ़ पटल होता है। और ये क्या है, अपारदर्शी श्वेत, जो सफ़ेद रंग का अपने आँख में देखेंगे, और बीच में जो काला दिखाते हैं चारों से सफ़ेद होता है, वही रीढ़ पटल होता है। तो आपको रीढ़ पटल कहते हैं। इसे द्वारा नेत्र की क्या होती है, रक्षा करती है। अब दूसरा क्या होता है, कर्निया। अब कर्निया देखेंगे कहाँ पे है, तो कर्निया देखिए यहाँ पे कर्निया है, कर्निया यहाँ पर रखा गया है। तो कर्निया का रीढ़ पटल के सामने, रीढ़ पटल के सामने को उभरा हुआ और पारदर्शी भाग होता है, जिसे आपको क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, रीढ़ पटल के सामने, किसके सामने, रीढ़ पटल के सामने एक भाग जो है उभरा है और पारदर्शी भाग होता है, जिसे कर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश कॉर्निया में प्रवेश किया जाता है। अब देखिए, अब पूछा जाए आंख में किसका दान दिया जाता है, तो कार्निया का ही दान किया जाता है, ये भी याद रखे रहिएगा। अब आइरिस होता है, जो आइरिस होता है आपको क्या होता है, एक आइरिस कहाँ पे रहेगा, अब कार्निया के पीछे रहेगा। अब देख लिया जाएगा आप आइरिस कहाँ है, चित्र में आप देखेंगे ये कार्निया के ठीक पीछे जो होता है आइरिस होता है। कार्निया के ठीक पीछे क्या होता है, आइरिस होता है। तो ये लिखेंगे आपका आइरिस। कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं पारदर्शी आपका झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। आइरिस किसके पीछे होता है, तो याद रखिएगा कार्निया के पीछे होता है और रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। अब उसके बाद पुतली या नेत्र तारा क्या है, तो पुतली और नेत्र तारा क्या होता है, यह किसके पीछे होगा, तो यह देखिए आइरिस है, तो आइरिस के पीछे होगा। तो लिखेंगे या आइरिस के पीछे या इसके बीच में लिख सकते हैं। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, आइरिस के बीच में एक छोटा सा क्या होता है, छिद्र होता है, जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं।
समझ में आ रहा होगा। पुतली नेत्र तारा किसे कहते हैं? आइरिस के बीच में छोटा सा छिद्र होता है उसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। अब अगला जो जानेंगे आपका नेत्र लेंस। क्या जानेंगे? आपका नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है? आइरिस के ठीक पीछे, अब देखिए आइरिस के ठीक पीछे आपको ये लेंस दिखाई दे रहा होगा। किसके पीछे आपका है? आइरिस के ठीक पीछे। तो कहेंगे आइरिस के ठीक पीछे एक प्रोटीन से बने पारदर्शी, ये पारदर्शी होता है, पारदर्शी पदार्थ का उत्तल लेंस जैसा लगा, एक इसका आकार जो होता है वो उत्तल लेंस जैसे आकार का होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। इस नेत्र लेंस के पीछे भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी और अगले भाग की आपकी क्या होती है? बड़ी होती है। तो समझ में आ गया होगा कि इसकी जो हमारे आइरिस के ठीक पीछे एक आपका पारदर्शी आपका पदार्थ का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं? नेत्र लेंस कहते हैं। अब जलित द्रव। जलित द्रव अब क्या है? देखिए कर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच नमकीन तथा पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे जलित द्रव कहते हैं, जो आंसू बोला जाता है, ठीक ना। जलित द्रव। कर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में नमकीन तथा पारदर्शी क्या होता है? द्रव भरा रहता है, जिसे जलित द्रव कहते हैं। इसका अपूर्णांक याद रखिए, कंपटीशन में इसका अपूर्णांक क्या होता है? 1.336 होता है, 1.336 होता है। अब इसके बाद से लिखेंगे आपका कांच द्रव। कांच द्रव कहिए या कचाभ द्रव कहिए, ठीक ना। कचाभ द्रव क्या होता है? लेंस जो लेंस था, लेंस के ठीक पीछे कचाभ द्रव भरा रहता है। तो यहाँ कांच लिख दिया आपका, तो इसको कचाभ कहा जाए, कचाभ द्रव। तो नेत्र के पीछे, नेत्र लेंस के जो पीछे होता है 1.336 अपूर्णांक का ही द्रव भरा रहता है, जिसे कचाभ द्रव कहते हैं। कौन द्रव कहते हैं? कचाभ द्रव कहते हैं। उसके बाद से क्रोइड होता है। क्या होता है? क्रोइड। अब क्रोइड कहाँ पे होता है? तो रीढ़ पटल के नीचे काले रंग की झिल्ली होती है। रीढ़ पटल के नीचे काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे क्रोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोइड कहते हैं। यह प्रकाश को शोषित करके आंतरिक परावर्तन को क्या करती है? रोकती है। अब इसके बाद पढ़ेंगे आपका रेटिना। रेटिना क्या है? तो लिखेंगे रेटिना। कोराइड आपका लिखें, कोरोइड झिल्ली के नीचे नेत्र के सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। रेटिना किसे कहते हैं? तो लिखेंगे आपका कोरोइड झिल्ली के नीचे नेत्र के सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पर बनता है। तो समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो है रेटिना का पूरा आपका ये अपने कॉपी में अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। उसके से एक पीत बिंद होता है। पीत बिंद कहाँ होता है? तो याद रखिएगा आपका कि यह पीत बिंद रेटिना बनता है। यहाँ पे लिखें, नेत्र के लेंस अक्ष रेटिना को जिस अक्ष बिंदु पे काटती है उसे क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। अगला जो है नेत्र से प्रतिबिंब का बनना। अगर नेत्र से देखा जाए मेरे प्रतिबिंब को कैसे बनता है, तो अब इसके लिए लिखेंगे, किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें कर्निया पर पड़ती है, वहां से अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है। किसी वस्तु से चली प्रकाश किरणें कहाँ से आती है? पहले कर्निया पर आपको पड़ती है, वहां से अपवर्तित होकर के नेत्र में प्रवेश करती है। फिर यह किरणें जली द्रव, लेंस तथा कचाभ द्रव से होते हुए रेटिना पे पड़ती है, जहाँ वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जहाँ वस्तु का क्या होता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश सिराओं द्वारा मस्तिष्क पर पहुँचता है, और मस्तिष्क पर आपका मस्तिष्क जो होता है प्रतिबिंब अनुभव के आधार पर इसे सीधा ग्रहण कर लेता है। तो समझ में आ रहा होगा कि नेत्र में प्रतिबिंब का बनना कैसे होता है। इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और समझिए भौतिक विज्ञान का इसमें जो आपका मॉडल पेपर हल किया जा रहा है, सिंपल पेपर, तो सिंपल पेपर को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन, कई ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल आता है। अब कल जो है अब रसायन विज्ञान का क्वेश्चन को चालू किया जाएगा, खंड ख। अब पूरा खंड ख में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे अच्छे से आपको तैयार करके बताया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, जिससे आपको क्या है पूरा समझ में आ जाए। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको क्या है रोज का रोज जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत क्या हो जाएगा, इसका मैसेज पहुंच जाएगा। तो कल हम रसायन विज्ञान में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।